India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किए चुनाव नतीजे रद्द। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को किया विजेता घोषित। कहा पीठासीन अधिकारी ने अधिकार क्षेत्र से बाहर किया काम, अधिकारी पर हो कार्रवाई। संदेश खाली पर ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट का फटकार। आरोपी शाहजहां पकड़ा क्यों नहीं गया? पुलिस को अगली सुनवाई से पहले संदेश खाली में तमाम रेप केस पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश। अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी पर मानहानि केस में राहुल को मिली राहत। सुल्तान कोर्ट ने राहुल गांधी को दी जमानत। अगर माता पिता के पहले से ही 2 बच्चे हैं तो सामान्य बच्चे को गोद लेने पर रोक रहेगी बरकरार। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा गोद का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। India Legal presents Courts Roundup. चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संदेश खाली पर ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि शाहजहां समस्या की जड़ है, वह अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? कोर्ट ने पुलिस को अगली सुनवाई से पहले तमाम रेप केस पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को हिंसा प्रभावित संदेश खाली जाने की इजाजत दी है। डिवीजन बेंच ने शर्तें भी रखी हैं और कहा है कि शुभेंदु के साथ सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लोग हिंसा प्रभावित इलाके में जाएंगे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी सोमवार को शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की इजाजत दी थी। इसके खिलाफ बंगाल सरकार डिवीजन बेंच गई थी। मंगलवार को डिवीजन बेंच ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। जिस टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर रेप और जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए हैं, उसके अभी तक फरार रहने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। डिवीजन बेंच ने कहा कि शुरुआती तौर पर ये साफ है कि शाहजहां ने लोगों को नुकसान पहुंचाया और आरोप लगने के बाद वो फरार है। ऐसा लगता है कि वो पुलिस की पहुंच से बाहर है। चीफ जस्टिस टीएस शिवागनम और जस्टिस हिरण्यमय भट्टाचार्य की बेंच ने कहा कि ये चौंकाने वाला है कि समस्या की जड़ में मौजूद एक आदमी अभी तक पकड़ा नहीं जा सका और वो फरार है। अगर उसके खिलाफ हजारों झूठे आरोप हैं, लेकिन इनमें अगर एक भी आरोप सही है तो आपको उसकी जांच करनी चाहिए। आप बेवजह लोगों को परेशान कर रहे हैं। बंगाल सरकार ने दलीलों के दौरान कहा। अटॉर्नी जनरल किशोर दत्ता ने डिवीजन बेंच के सामने कहा, शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली जा रहे हैं। अब वहां हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अब वहां जाकर अशांति फैलाने की क्या जरूरत है? शुभेंदु के वकील ने कहा, हम वहां कोई मीटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। डिवीजन बेंच ने कहा, आप वहां जा सकते हैं, लेकिन आपके समर्थकों का क्या होगा? आप चुने हुए विधायक हैं। आप पूरे राज्य में घूम सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो धारा 144 वाले इलाके में आपके साथ जा सकते हैं। बंगाल सरकार ने कहा, हम सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। डिवीजन बेंच का कहना था, शुभेंदु अधिकारी को शर्तों के साथ संदेश खाली भेजा जा रहा है। अगर आप ऐसा होने देते हैं तो ये कुछ ही घंटों की बात होगी। अगर आप विरोध करते हैं तो ये मामला और ज्यादा परेशान करेगा। बंगाल सरकार की दलील थी कि संदेश खाली जा रहे स्थानीय लोगों और संवैधानिक संस्थाओं से हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारी परेशानी वहां जा रहे नेताओं से है।
डिवीजन बेंच ने कहा उस इलाके की महिलाओं ने आरोप लगाए हैं और जमीन हड़पने की बातें सामने आई हैं। ये आदमी शेख शाहजहां फरार नहीं चल सकता है, राज्य सरकार उसका सपोर्ट नहीं कर सकती है। डिवीजन बेंच ने सख्ती दिखाई, एक आदमी की वजह से ये पूरा मामला हो रहा है, सरकार उसका समर्थन नहीं कर सकती है, वो केवल एक जनप्रतिनिधि है, लोगों का कल्याण उसकी जिम्मेदारी है। इस बात के सबूत हैं कि फरार नेता ने लोगों को परेशान किया है, कथित अपराध करने के बाद वो फरार हो गया है। बेंच ने कहा कि हम नहीं जानते कि क्या सरकार उसे सुरक्षा दे रही है, क्योंकि उसे अब तक पकड़ा नहीं जा सका। इसका ये मतलब हो सकता है कि वो राज्य की पुलिस की पहुंच के बाहर है। अगर ऐसा है तो धारा 144 लगाने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद डिवीजन बेंच ने बसीरहाट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को निर्देश दिया कि वो इस मामले की अगली सुनवाई से पहले एक रिपोर्ट दाखिल करेंगे, जिसमें ये बताना होगा कि 1 फरवरी से अब तक संदेश खाली पुलिस स्टेशन में रेप और यौन उत्पीड़न के कितने मामले दर्ज किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आरोपी के खिलाफ यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत मुकदमा चलाया जाए, तब अभियोजन पक्ष को ये साबित करने की आवश्यकता है कि गिरोह का सदस्य होने के नाते आरोपी को असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाना चाहिए, जो आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के तहत कवर किया जाएगा। जस्टिस JB पार्टीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि कहने की जरूरत नहीं है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध के लिए आरोप तय करने और उपरोक्त प्रावधान के तहत अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन पक्ष को स्पष्ट रूप से ये बताना होगा कि अपीलकर्ताओं पर किसी एक या अधिक अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए जिसने अपीलकर्ता आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द करने से इनकार किया था, जस्टिस संदीप मेहता द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि अगर आरोपी अधिनियम की धारा 2(b)(i) के तहत आने वाले विधेय अपराधों से बरी हो जाता है तो गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध के लिए अभियुक्तों पर लगातार मुकदमा चलाना अनुचित है और अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 2(b)(i) में कहा गया है कि यदि व्यक्ति असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसे गिरोह का सदस्य माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट का फैसला इस आधार पर रद्द कर दिया कि जज ने इसे रिटायर होने के बाद जारी किया। जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि जज द्वारा पद छोड़ने के बाद मामले की फाइल को अपने पास रखना घोर अनुचितता है और इसके साथ ही खंडपीठ ने अपील को नए सिरे से विचार करने पर हाईकोर्ट में इसे भेज दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट के एकल जज ने 17 अप्रैल 2017 को आपराधिक अपील में ऑपरेटिव भाग घोषित करते हुए एक पंक्ति का आदेश सुनाया है। जज 26 मई 2017 को रिटायर हो गए और ऐसे में कारणों सहित विस्तृत निर्णय जज द्वारा जारी किया गया। रिटायरमेंट के लगभग 5 महीने बाद 23 अक्टूबर 2017 को ही सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सीबीआई द्वारा किए गए आग्रह का आधार ये था कि फैसला जज के रिटायर होने के बाद सुनाया गया है। जज द्वारा मामले को संभालने के तरीके पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्पष्ट है कि जज द्वारा पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने कारण बताए और निर्णय तैयार किया। हमारे अनुसार पद छोड़ने के बाद 5 महीने की अवधि के लिए किसी मामले को फाइल करने को अपने पास रखना और घोर अनुचितता का कार्य है और इस मामले में जो किया गया है हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। न्यायालय ने आगे कहा कि लॉर्ड हेवार्ड ने 100 साल पहले कहा था कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए। इस मामले में जो किया गया वह लॉर्ड हेवार्ड ने जो कहा था उसके विपरीत है। हम इस तरह के अनुचित कृत्यों का समर्थन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे विचार में इस न्यायालय के लिए एकमात्र विकल्प विवादित फैसला रद्द करना और नए फैसले के मामलों को हाईकोर्ट में भेजना है। इसके साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मामले के गुण दोष पर विचार नहीं किया। अगली खबर का रुख करते हैं। सुल्तानपुर की एक स्थानीय अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ 2018 में कथित रूप से की गई टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता द्वारा दायर मानहानि के मामले में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी है।
भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कथित तौर पर कर्नाटक का विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के दौरान की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया और इस टिप्पणी में कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया गया था। राहुल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इस दावे के बावजूद कि उसकी राजनीति साफ सुथरी है, उसके पास एक पार्टी अध्यक्ष था जो हत्या के एक मामले में आरोपित है। शाह उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे और गांधी सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें 2014 में सीबीआई की विशेष अदालत ने अमित शाह को आरोप मुक्त कर दिया था। मिश्रा ने कथित तौर पर शिकायत की कि इस तरह के आपत्तिजनक टिप्पणियों से गृह मंत्री की छवि खराब हुई है। ऐसा बताया गया कि गांधी सुबह मामले के संबंध में निचली अदालत के समक्ष पेश हुए और खुद को बेकसूर बताया। निचली अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। राहुल गांधी जी के अधिवक्ता ने कहा कि हम निर्दोष हैं और इस तरह से हमने कुछ भी नहीं कहा है। हमने उस पर अपोज किया, अपना विरोध जताया और चूंकि जमानती अपराध है, धारा 500 आईपीसी बिलेबल ऑफेंस है, इसलिए उनकी जमानत मंजूर हुई है। नहीं, कोर्ट पे क्या, उन्होंने कोर्ट का रेस्पेक्ट किया, कोर्ट का रेस्पेक्ट करने हैं और उन्होंने अपना पर्सनल बॉन्ड दाखिल किया, अपनी सिक्योरिटीज दाखिल किया और उनको पर्सनल बॉन्ड और 2 लोकल सिक्योरिटीज पे उनको रिहा किया गया है। आगे की डेट अभी नहीं आई है, आगे की डेट जो है वो ऑनरेबल कोर्ट। चंडीगढ़ चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला दिया है। 2 दिन की सुनवाई और मतदान की वीडियो देखने के बाद अदालत ने मेयर चुनाव के नतीजे रद्द किए। सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्तीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच ने की है। चीफ जस्टिस ने बैलेट पेपर भी देखे और सीजेआई ने देखा कि सभी 8 में से सिर्फ कुलदीप कुमार के बैलेट पर मुहर लगी है, लेकिन बाद में लाइन खींची गई। फिर कोर्ट ने मेयर चुनाव में रिजल्ट को रद्द करते हुए कहा कि चुनाव कानून के अनुरूप नहीं था। अदालत ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान कथित धांधली मामले में सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजे रद्द किए। कोर्ट ने कहा कि 8 वोट निरस्त करने का निर्णय गलत था। पीठासीन अधिकारी ने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम किया। कोर्ट ने कहा कि मतपत्र खराब नहीं थे, ऑफिसर का बर्ताव गैर कानूनी था। कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी पर कार्रवाई हो। अदालत ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया। सुनवाई के दौरान सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उन 8 बैलेट पेपर को देखना चाहते हैं जो अमान्य हुए थे। सीजेआई ने बैलेट पेपर देखने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर मसीह से पूछा कि आपने कल कहा था कि मैंने उन बैलेट पेपर पर निशान लगाया था जो खराब थे। आज पेपर आपके सामने है, आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वो 8 बैलेट पेपर हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को वोट दिए गए। सिंघवी ने कहा कि वोट के नीचे एक हल्की सी लाइन थी जिसकी वजह से वोट को रद्द कर दिया गया था। सिंघवी ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ पेपर को मोड़ा गया था जिसकी वजह से वोट रद्द किया गया। कैमरे पर इसलिए देख रहे थे ये पता करने के लिए कि वो काम कर रहे हैं या नहीं। सीजेआई ने सुझाव दिया कि हम एक काम कर सकते हैं, रिकाउंटिंग के आदेश दे सकते हैं। 8 वोट जो निरस्त किए गए थे उन्हें सही माना जाएगा और उनको गिनती में शामिल किया जाएगा। वीडियो देखने के बाद मुकुल रोहतगी ने कहा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर के साथ व्यवहार किया गया। कुछ बैलेट पेपर खराब हो चुके थे, इसीलिए रिजेक्ट उनको किया गया था, लेकिन इस वजह से ऑफिसर को चोर नहीं कहा जा सकता। जबकि जस्टिस पार्तीवाला ने कहा कि कल अनिल मसीह ने सफाई दी थी कि जो मतपत्र खराब हुए उन पर उन्होंने निशानी बनाई। ये दलील ठीक नहीं दिखती। वैसे भी वीडियो में दिख रहा है कि वहां हंगामा चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद हुआ था। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम इस मामले में रिकाउंटिंग की मांग करते हैं। सीजेआई ने आदेश लिखवाते हुए कहा कि 8 वोट जिसे निरस्त माना गया था उन्हें निरस्त करने का फैसला गलत था। रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 बैलेट पेपर पर अपना मार्क लगाया। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया।
सीजेआई ने कहा कि कल सवाल पूछने के बाद हमने पहले ही अनिल मसीह को गंभीर नतीजा भुगतने को चेताया था। कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने की वह गलती है। कोर्ट ने मेयर चुनाव में रिजल्ट को रद्द करते हुए कहा कि चुनाव कानून के अनुरूप नहीं था। सीजेआई ने कहा कि हमारा मानना है कि इस परिस्थिति में अदालत को दखल देना होगा। इस नाते हमने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया। कोर्ट ने कहा कि 8 वोट जिन्हें अनिल मसीह ने रद्द किया था उन्हें सही माना जाएगा और जो उनको मिलाकर टोटल 20 वोट होते हैं ऐसे में वो विजेता है। ब्यूरो रिपोर्ट। बच्चों को गोद लेने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में 2015 के किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के तहत जारी दत्तक ग्रहण नियमों में किए गए परिवर्तनों को बरकरार रखते हुए माता पिता को सामान्य बच्चे को गोद लेने से रोक दिया। जब उस समय पहले से ही 2 बच्चे हैं, एक सामान्य बच्चा वह बच्चा है जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान की गई किसी भी विकलांगता से पीड़ित नहीं है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की संचालन समिति के फैसले को भी बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि जिन भावी दत्तक माता पिता के आवेदन प्राप्त हो गए थे और कानून में बदलाव होने से पहले पंजीकरण किया गया था वे भी सामान्य बच्चे को गोद नहीं ले पाएंगे जिनके पहले से ही 2 बच्चे हैं। कोर्ट ने कहा कि नीतिगत बदलाव ये सुनिश्चित करने के लिए लाया गया कि विशेष आवश्यकता वाले अधिक से अधिक बच्चों को अपनाया जाए और इसीलिए पहले से लंबित आवेदनों पर भी इस नीति को लागू करने के निर्णय को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि गोद लेने के अधिकार को न तो अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार के तहत मौलिक अधिकार की स्थिति तक बढ़ाया जा सकता है और न ही इसे उस स्तर तक बढ़ाया जा सकता है जो पीएपी को अपनी पसंद की मांग करने का अधिकार देता है कि गोद लेना है। और ऐसे में बच्चों को 2 बच्चों वाले तीसरे बच्चे को गोद लेने की इच्छा रखने वाले भावी माता पिता द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह से निपट रही थी। उन्होंने 2017 दत्तक ग्रहण विनियमों के विनियमन 5(8) के तहत CARA के माध्यम से गोद लेने के लिए आवेदन किया था, जिसे PAP के रूप में पहचाना गया था। पंजीकरण संख्या आवंटित की गई थी और प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि मृत कर्मचारी का पति अथवा पत्नी पहले से ही सरकारी कर्मचारी है तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने की वैधानिक शर्त केवल पति या पत्नी तक ही सीमित है और इसे मृत कर्मचारी के बच्चों तक नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि पति या पत्नी नौकरी में नहीं है तो बच्चों के अनुकंपा नियुक्ति पाने का अधिकार होगा। कोर्ट ने कहा है कि पिता की मृत्यु के समय बेटे का सरकारी नौकरी में होना अप्रासंगिक होगा क्योंकि उसकी कमाई का उपयोग उसके अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए किया जा सकता है। ऐसे में यदि मां नौकरी में नहीं है तो आश्रित बेटी अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर सकती है और ये आदेश जस्टिस मंजीव शुक्ला ने कुमारी निशा की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि मृत सरकारी कर्मचारी का जीवित पति या पत्नी किसी सरकारी नौकरी में है तो परिवार के अन्य आश्रित सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के हकदार नहीं है। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता के पिता की प्राथमिक विद्यालय मनिकापुर ब्लॉक बेलघाट जिला गोरखपुर में हेडमास्टर के रूप में सेवारत रहते हुए मृत्यु हो गई थी और वह अपने पीछे पत्नी, याचिकाकर्ता की मां, 2 अविवाहिता बेटे और साथ ही साथ अविवाहित बेटी छोड़ गए। याचिकाकर्ता 75% स्थायी रूप से दिव्यांग है और पूरी तरह से पिता की कमाई पर ही निर्भर थी। याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया और आवेदन के साथ उसने शपथ पत्र भी दिया कि उसका बड़ा भाई सरकारी नौकरी में है लेकिन परिवार से अलग रहता है। ये भी कहा गया कि यदि याचिकाकर्ता को उनके पिता की मृत्यु के बदले अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। गोरखपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने याचिकाकर्ता का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया था कि कोर्ट ने कहा कि संशोधन के साथ ही 4 सितंबर 2000 के सरकारी आदेश के मद्देनजर अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता का दावा खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि हलफनामे में विशेष रूप से कहा गया है कि भाई सरकारी नौकरी में है और परिवार से अलग रह रहा है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1 साल से अधिक समय पहले दर्ज एक हत्या के मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया। कोर्ट ने देखा कि क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधिकारियों की ओर से अपने वैधानिक कर्तव्य को निभाने में विफलता हुई थी और कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार अपराधी के पीड़ित है और ऐसे में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझने की कोशिश करते हैं कि पीड़ित के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार आखिर क्या होते हैं। राइट टू फेयर ट्रायल सिर्फ अपराधी तक सीमित नहीं बल्कि ये विक्टिम और समाज पर भी लागू होता है। जस्टिस हरदीप सिंह ब्रार ने यह ऑब्जर्व किया कि आजकल राइट टू फेयर ट्रायल का ध्यान अक्यूज पर ज्यादा दिया जाता है बजाय विक्टिम या सोसाइटी के। लेकिन राइट टू फेयर ट्रायल है क्या? ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि इंटरनेशनल और नेशनल लीगल फ्रेमवर्क्स दोनों में लागू होता है। राइट टू फेयर ट्रायल ये सुनिश्चित करता है कि एक्यूज व्यक्ति को जस्ट और इम्पार्शियल हियरिंग का मौका मिले। कोर्ट्स गवर्नमेंट या पार्टीज पर निर्धारित नहीं होती बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि जस्टिस पर किसी और चीज का प्रभाव ना पड़े। अक्यूज के पास वकील को हायर करने का पूरा अधिकार है जो उन्हें एडवाइस करे उनके राइट्स के लिए। अक्यूज व्यक्ति को तब तक मासूम माना जाता है जब तक उसे अपराधी साबित ना कर दिया जाए या जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिले। अक्यूज के पास अपना एविडेंस को पेश करने का और विटनेस को बुलाने का भी राइट है जिससे वो अपने डिफेंस को सपोर्ट कर पाए। आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें डबल जेपरेडी और आर्बिट्रेरी प्रोटेक्शन के खिलाफ सजा के बारे में बताता है। आर्टिकल 21 हमें हमारे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के साथ फ्री ट्रायल के बारे में बताता है। आर्टिकल 14 ये सुनिश्चित करता है कि सबको बराबर का अधिकार मिले और लॉ के अनुसार सब बराबर है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.